हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, डाइपोल फील्ड के बारे में और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर दो पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट करते हों हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी का यूज करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल p वेक्टर, दैट इज नोन एज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट जो कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल को रिप्रेजेंट करता है, इट हैज द मैग्नीट्यूड गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, जिसमें डिस्टेंस को हम 2a से डिनोट करते हैं। 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि इसके डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी के, जो कि आज हम एक्सप्रेशंस डराइव करेंगे, उसमें हम देखेंगे डिस्टेंसेस की वैल्यू का हाफ आएगा पॉइंट चार्जेस के बीच का डाइपोल के, मतलब डाइपोल की लेंथ का हाफ उस एक्सप्रेशन में यूज होता है। तो मैथमेटिकली कन्वीनियंट रखने के लिए हमने यहाँ पर 2a ले लिया ताकि जब उसका हाफ लिया जाए तो हमारे लिए कैलकुलेशंस याद करने, फॉर्मूले को याद करना, लिखना हमारे लिए थोड़ा इजी रह जाए, इसलिए हमने ये नोटिफिकेशन या ये नोमेनक्लेचर हमने यूज किया है। तो डाइपोल मोमेंट के वेक्टर जो है उसके एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरफ होती है। तो इसका मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल विद मोमेंट p कंसीडर करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय द ए बी वेक्टर, तो इसमें a जो कि टेल ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और उसका जो हेड होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर का, दैट वुड रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ आवर डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो आज हम लोग, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो अपने सराउंडिंग रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है, ये एक रीजन को सेटअप करता है जिस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर अगर उसके पॉइंट चार्जेस के कारण किसी अदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस हो, देन दैट रीजन ऑफ स्पेस इज सेड टू बी द डाइपोल फील्ड। और उस डाइपोल के अंदर उस फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस वेक्टर क्वांटिटी का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी। और किसी भी एक पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल के सराउंडिंग रीजन में उसके फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर अगर हम डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसका मतलब को कैलकुलेट करने के लिए हमें उस पॉइंट के ऊपर पहले एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानना पड़ेगा, उसके ऊपर डाइपोल के नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स निकालना पड़ेगा, दोनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डाइपोल, जो कि डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ही डाइपोल की फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on the axis of the dipole, या इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं on the या at the axial point of the electrical dipole। एक्सियल पॉइंट का मतलब एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल के एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा, दैट इज सेड टू बी द एक्सियल पॉइंट। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉइंट चार्जेस -q and +q and separated by a small finite distance 2a। हमने एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल मान लिया ए बी जिसके चार्जेस की वैल्यू है +-q, डिस्टेंसेस की वैल्यू है 2a, एंड लेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल इज गिवन बाय q इनटू में 2a, एंड लेट o बी द सेंटर ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल डाइपोल। और मान लो हमें इसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर एक एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है जिसके ऊपर हमें फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले एक्सियल लाइन का मतलब ए स्ट्रेट लाइन
passing through the 2 point charges of our electrical dipole, that is said to be the axial line। एक ऐसी लाइन जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन में से पास आउट होती हो या उसके अलोंग जाती हो, दैट इज सेड टू बी द एक्सियल लाइन। अब इस एक्सियल लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट मान लिया P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल डाइपोल, और इस पॉइंट P के ऊपर हमें इस डाइपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब उसको कैलकुलेट करने का तरीका, पहले मान लो हम नेगेटिव चार्ज के कारण P पर फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर पॉजिटिव के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे। तो लेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी at point P due to the charge minus Q is given by, let this is represented by E1। तो E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू, एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने डेराइव किया था, एंड दैट वाज गिवन बाय Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। फ्री स्पेस और एसआई सिस्टम के केस में Q इज द गिवन पॉइंट चार्ज, r इज द डिस्टेंस एट विच वी आर मेजरिंग द फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द गिवन पॉइंट चार्ज। मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट और पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस को अपन स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो माइनस Q चार्ज के कारण हम P पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस Q के कारण P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E1 मैंने इससे डिनोट किया, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में चार्ज और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय AP, तो AP का स्क्वायर। डायरेक्शन, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट एक्ट रेडियली इनवर्ड। मतलब अगर अब फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स। अगर मैं यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो नेगेटिव चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगेगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, एंड एक्टिंग इनवर्ड मतलब रेडियली इनवर्ड। तो डायरेक्शन लगेगी P से A की तरफ, तो एक्टिंग अलोंग PA। AP की वैल्यू, A से P की वैल्यू, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ AO प्लस OP। A से O का मतलब डाइपोल की लेंथ का हाफ, डाइपोल की लेंथ लिया अपन ने 2A, तो इसका हाफ आ जाएगा A। तो A से P तक का टोटल डिस्टेंस R प्लस A, तो दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन PA के अलोंग। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ field intensity at point P due to this positive point charge, let this is represented by the symbol E2। now the electric field intensity at point P due to plus Q charge of the dipole is given by, let this is represented by the symbol E2, and that is equal to magnitude of charge same by 4 pi epsilon dot, और distance of the point from the point charge का स्क्वायर BP का स्क्वायर इनटू में BP का स्क्वायर। डायरेक्शन अलोंग, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा। E1 की डायरेक्शन तो इनवर्ड थी, E2 की डायरेक्शन देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी E2 P से बाहर की तरफ, मतलब B और P को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एंड एक्टिंग आउटवर्ड होगी। तो इसलिए हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, BP को ज्वाइन करके आगे बढ़ाना है तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। BP प्रोड्यूस का मतलब B और P को ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिया, BP प्रोड्यूस। डायरेक्शन इस तरफ आ गई। B से P की वैल्यू, B से P का डिस्टेंस, BP डिस्टेंस को क्या ये लिख सकते हैं OP माइनस OB। O से P तक का डिस्टेंस है R, माइनस O से B तक का डिस्टेंस है स्मॉल a, तो R माइनस स्मॉल a।
तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन वही BP प्रोड्यूस्ड होगा। ये मैग्नीट्यूड आ गया E2 का। तो पहले पॉइंट चार्ज के कारण, नेगेटिव के कारण फील्ड इंटेंसिटी है E1 PA के अलोंग, दूसरे पॉइंट चार्ज प्लस Q के कारण फील्ड इंटेंसिटी है E2 आउटवर्ड। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर टोटल डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इस पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो E1 और E2 का वेक्टर सम होगा। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 और E2 का वेक्टर सम। ठीक है, अब वेक्टर सम जब हम लेंगे यहां पर, तो ये देखें कि E2 की डायरेक्शन है आउटवर्ड, E1 की डायरेक्शन है E1, और +1 में हमने वेक्टर एडिशन में ये बात पढ़ी थी, अगर दो वेक्टर्स एक पॉइंट पर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हो अलोंग द सेम लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसा इस केस में है E2 बाहर E1 अंदर, सेम लाइन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के इक्वल होगा, और डायरेक्शन जो दोनों में से बिगर वेक्टर होगा। अगर हम इन दोनों में देखें E1 और E2 में से इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है, इसका डिनोमिनेटर है लार्जर, तो इसका मतलब E2 जो होगा वो E1 से लार्जर आएगा। मतलब इन दोनों E1 और E2 का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, और डायरेक्शन जो दोनों में से बिगर वेक्टर है मतलब E2 के अलोंग होगा। इसलिए E के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड माइनस E1 का मैग्नीट्यूड। E2 को मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि दिस इज अ बिगर वेक्टर एज कंपेयर टू E1, दैट्स व्हाई आई हैव राइट इट बिफोर द E1। तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचेगा 1 बाय R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर। LCM लेके सोल्व करोगे, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर इनटू में Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये E क्या मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो E के रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू होता है 4AB के इक्वल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज Q इंटू में 2A इंटू में 2R, 4AR को मैंने 2A इंटू में 2R लिखा है बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू में 2A मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इंटू में 2R बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट P पर नेट फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल को रिप्रेजेंट करेगी, और डायरेक्शन किस तरफ होगी, जो E1 और E2 में से जो बिगर वेक्टर था E2, मतलब डायरेक्शन होगी BP प्रोड्यूस के अलोंग। ठीक है, अब हमें तो ये प्रोवाइडेड था कि जो पॉइंट P है वो एक्सियल लाइन पे है। अब एक्सियल लाइन का मतलब हम डाइपोल के राइट साइड में माने जरूरी तो नहीं है, ये पॉइंट P हमारा डाइपोल के लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता एट द सेम डिस्टेंस R मान लेते वही फॉर एग्जाम्पल, तो उस कंडीशन में क्या होता, नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी थी जिसको अपने E1 मानना था, अब वो हो गई इनवर्ड इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। अब यहाँ पर हम देखें इस केस में जो पॉइंट P है अब वो नेगेटिव चार्ज के क्लोजर है और पॉजिटिव चार्ज से अवे है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी E1 जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू E2। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, P से A की तरफ। अगर पॉइंट P यहाँ पर होता तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती इस तरफ। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन के ऊपर हो और नेगेटिव चार्ज वाले की तरफ हो
तो डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इस तरफ आएगी। अगर वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो तो डायरेक्शन होगी इस तरफ। अगर मैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ द डाइपोल की बात करता हूं तो उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरफ। अगर हम पॉइंट पे यहां देखें डायरेक्शन मेरे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। अगर ये पॉइंट P होता राइट साइड में बी पॉइंट की तरफ तो तब नेट फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होती है, तब भी उसी तरफ होती है जिस तरफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। मतलब ये हुआ एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट P चाहे इधर हो चाहे उधर हो, दोनों केसेस में नेट फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो आ रही है डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही आ रही है। तो इट मींस डाइपोल मोमेंट वेक्टर P और रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी E की डायरेक्शन सेम आएगी। तो इसलिए अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू में 2r/4πε0 r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अगर हमारा डाइपोल, ये तो बात होगी वेक्टर फॉर्म में इसकी, अगर हमारा डाइपोल शॉर्ट होता, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब डाइपोल की जो लेंथ है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉलर हो, मतलब A की वैल्यू R के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉलर हो, उस केस में क्या होगा, r² माइनस a² में a² की वैल्यू r² के कंपैरिजन में स्मॉल है तो a² को r² के कंपैरिजन में हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। सो इट कैन बी टेकन एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r², क्योंकि a की वैल्यू r के मुकाबले स्मॉलर लिया है, डाइपोल अपन ने शॉर्टर लिया है। शॉर्ट डाइपोल लेने के का मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस के कंपैरिजन में डाइपोल की लेंथ क्या हो, काफ़ी स्मॉल हो, मतलब a की वैल्यू ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस r के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉलर हो। a की वैल्यू स्मॉलर है तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो r² के कंपैरिजन में और भी स्मॉलर हो जाएगा, तो a² को r² के कंपैरिजन में हम निगलेक्ट कर सकेंगे। तो r² की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r² माइनस a² की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r²। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P इंटू में 2r/4πε0, a² को कर दिया निगलेक्ट, r⁴ तो यहाँ पर रह जाएगा r⁻3। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डाइपोल मोमेंट वेक्टर P/4πε0 r³। ये आ गया रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। और डायरेक्शन शॉर्ट डाइपोल के लिए दिस फील्ड इंटेंसिटी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्शन वही होगी जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, मतलब अलोंग द एक्सियल लाइन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अगर पॉइंट इधर है तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में अंदर की तरफ, इधर है तो इससे बाहर की तरफ सेम। उसके बाद है, ये तो हो गया एक्सियल लाइन के ऊपर। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on the equatorial line of an electrical dipole। एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब मान लो हमें ये एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल दिया गया है AB विद चार्जेस -q एंड +q एंड सेंटर O, और हमें इसकी इक्वेटोरियल लाइन को देखना है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, मतलब एक डाइपोल के सेंटर में से और उसके लेंथ के या एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी दैट इज सेड टू बी इट्स इक्वेटोरियल लाइन। मतलब एक तरह से उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो उसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी। अब इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, जहां पर हमें फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। करने का तरीका सेम, पहले -q चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, +q चार्ज के कारण निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। मान लो -q के कारण जो P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी आ रही है
उसको आप E1 से डिनोट कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 जो होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, PA का स्क्वायर। ठीक है। डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड का मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट और पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एंड एक्टिंग इनवर्ड, ये होगी E1 की डायरेक्शन। इसको मान लेते हैं आप PM। ठीक है। तो डायरेक्शन होगी अलोंग PA। ठीक है। मान लो प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 से, और उस E2 की वैल्यू होगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में BP का होल स्क्वायर। डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड, मतलब पॉइंट चार्ज को और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एंड एक्टिंग आउटवर्ड। तो ये होगी E2 की डायरेक्शन। इस E2 की डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मान लो PN से, तो डायरेक्शन होगी अलोंग PN। ठीक है। मान लो ये एंगल है थीटा, तो परपेंडिकुलर से बाइसेक्टर है, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल, ये दोनों की लेंथ सेम है, तो एक तरह से दोनों ट्रायंगल्स जो होंगी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू आ गई स्मॉल। तो इस केस में हम लोग क्या करें, AP और BP की वैल्यू नहीं निकाली अपन ने। APO ट्रायंगल के अंदर AP की वैल्यू निकालने के लिए इन ट्रायंगल APO के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करो, AO A स्क्वायर, P से O तक का डिस्टेंस R का स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली अगर BP की वैल्यू निकालनी है, BP की वैल्यू, तो हम आ जाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर BPO के अंदर, तो BP का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सेम वैल्यू आएगी, वैल्यू पुटअप करोगे तो E1 की वैल्यू तो आ गई Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, डायरेक्शन PA के लॉन्ग, और E2 का मैग्नीट्यूड Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है पर डायरेक्शन डिफरेंट है। अब एक की डायरेक्शन इस तरफ, दूसरे की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कंपोनेंट्स का मतलब ऐसे वेक्टर्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन जो मिलके उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करें जितना हमारा गिवन वेक्टर। मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा। P से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, कर दीजिए। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और P से A एक इंक्लाइंड लाइन है, तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम अल्टरनेटिव एंगल होंगे ये। ठीक है। तो E1 का इस PQ लाइन के साथ मान लो PQ लाइन के साथ एंगल बन रहा है थीटा। तो मैंने जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में बताया था तो उसमें मैंने ये बताया था अगर एक वेक्टर एक लाइन के साथ एंगल थीटा बनाता है तो उस लाइन के अलोंग उसका कंपोनेंट कोस थीटा वाला और उस लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर की तरफ उसका कंपोनेंट साइन थीटा वाला होगा। तो E1 का PQ के अलोंग तो कंपोनेंट हो गया E1 कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर की तरफ, वेक्टर अपना नीचे E1, तो इसके परपेंडिकुलर आगे अपना यहाँ, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा E1 साइन थीटा। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, कोरेस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये इंक्लाइंड लाइंस हैं, तो ये दोनों एंगल्स होंगे सेम। अब E2 का PQ के साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो E2 को भी हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देंगे। एक तो उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट E2 cos थीटा और एक उस लाइन के परपेंडिकुलर, अब नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ जाना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर की तरफ, वेक्टर E2 है ऊपर की तरफ, इसलिए दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा E2 साइन थीटा। अब इन
4 कंपोनेंट्स हो गए, हमें चाहिए था E1 और E2 का रिजल्टेंट, तो या तो उनका रिजल्टेंट निकाल लो या उसके कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकाल लो, बात एक ही है। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि थीटा थीटा तो सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट अलोंग द सेम लाइन। तो ये दोनों तो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इन दोनों की डायरेक्शन है सेम, तो ये दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ E1 साइन cos थीटा एंड E2 cos थीटा, दैट इज इक्वल टू E1 E2 की वैल्यू सेम है तो ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा मैं लिख सकता हूँ, 2 इंटू में E1 Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में cos थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इस ट्रायंगल में PAO के अंदर cos थीटा जो होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है A अपॉन में हाइपोटेन्यूज है AP स्क्वायर है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो AP की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस वन आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू Q इंटू में 2A, मैंने इसको ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। डायरेक्शन E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ऐड अप होके सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनाएंगे, तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन PQ की तरफ होगी। और ये जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन के पैरेलल है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एंटी पैरेलल होगी, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। Q इंटू में 2A ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर P का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, E की डायरेक्शन है इस तरफ, P की डायरेक्शन है उस तरफ, मतलब इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट के ऊपर डाइपोल मोमेंट वेक्टर के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी पैरेलल होगी। तो डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ पर साइन लगाएंगे नेगेटिव। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर कोई सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन का ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अगर हमारा डाइपोल शॉर्ट डाइपोल हुआ, शॉर्ट डाइपोल का मतलब डाइपोल की लेंथ की वैल्यू जो होगी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉलर होगी। इन दैट कंडीशन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर के कंपैरिजन में हम A स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, तो प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली P मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करेंगे साथ में, तो ये आ जाएगा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर को तो निगलेक्ट कर दिया, R स्क्वायर रेस टू पावर 3/2 ये बन जाएगा RQ। फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए ये जनरल आ गया, कोई भी एक फाइनाइट साइज के डाइपोल के लिए। तो कल हम लोग, ये तो हो गया इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन के ऊपर, कल हम लोगों ने एट एनी जनरल पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल को ड्राइव करेंगे, पर वो तब आएगा जब हमें ये सारा पता हो। तो इन एक्सप्रेशंस को याद रख करके आना, कल याद करना, तो फिर अगला आर्टिकल आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, ओके।